भारतीय सेना को ज्वाइन किया नेशनल डिफेंस एकेडमी और आईएमए के थ्रू। थोड़ा मुश्किल भी लगता है, लेकिन कम से कम इस बात की खुशी होती है कि जो पैशन है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्टर थे, वो उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि साहब लोग एक तरफ और लड़का लोग एक तरफ। आप सोचिए 72 आवर्स आप बिना खाना खाए, बिना सोए, सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क होता है। पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, उनके लंग्स में पानी भर जाता है, ब्रेन में पानी भर जाता है, क्योंकि वो इतनी रेयरिफाइड ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पर। मुझे पुष्कर सिंह धामी जी का रोल मिला। ये कैरेक्टर मुझे लाइफ टाइम का ही कैरेक्टर मिला था बेसिकली। 33 सालों की शानदार सैन्य सेवा, सियाचिन से कांगो तक भारत का मान बढ़ाने वाले एनडीए आईएमए के पूर्व छात्र, 2 सेना प्रशंसा पत्रों से सम्मानित, एक सैनिक, लेखक, फोटोग्राफर, मोटिवेशनल स्पीकर और अब फिल्म, रंगमंच और वेब सीरीज के बहुमुखी कलाकार हमारे साथ आज मौजूद हैं कर्नल भास्कर भारती, जिनमें हमें कला, अनुशासन और प्रेरणा का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका अमर उजाला में। धन्यवाद खुशी, मुझे अमर उजाला स्टूडियो में बुलाने के लिए, और मैं अपने को बहुत सौभाग्यवान समझता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। सर, ये तो हमारा इंट्रो था जो हमने अपने दर्शकों को बताया। अगर आप बताना चाहें कि कर्नल भास्कर भारती कौन है आपके नजरिए से, तो आप क्या कहें? कर्नल भास्कर भारती एक बहुत ही सामान्य किस्म का व्यक्ति है, जिसके बचपन से काफ़ी सपने थे और वो एक बहुत बड़ा देशभक्त था, और उसी के चलते उसने भारतीय सेना को ज्वाइन किया नेशनल डिफेंस एकेडमी और आईएमए के थ्रू, और 33 साल की सर्विस करने के बाद वो अपने सेकेंड इनिंग्स में एक्टिंग और बाकी पैशन जो है क्रिएटिविटी का, उसको फॉलो करने की उसने उसका जो ड्रीम था वो पूरा किया। जब हम आपका इंट्रोडक्शन देते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो उसमें हम कवर करने की कोशिश करते हैं। आप एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है सबसे पहली बात, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें बहुत नॉर्मल, लेकिन जो इसके बाद की चीज़ें हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चाहे हम मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे कहें, एक फोटोग्राफर के तौर पे कहें, कौन सी चीज़ थी जो सबसे पहले आपके जॉब के इतर रही और उसमें आपने अपना हाथ आजमाया? खुशी, ऐसा होता है कोई भी क्रिएटिविटी जो होती है वो व्यक्ति के अंदर ही होती है, और ये सारी जो क्वालिटीज़ थी या जो भी टैलेंट्स थे, ये सारे मेरा बचपन से थे। मुझे गाने का बहुत शौक़ था बचपन से, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी, पेंटिंग का बहुत शौक़ था। मैं कविताएं लिखता था, क्लास 4th-5th में कविताएं लिख रहा होता था मैं। तो जब मैं आर्मी के सर्विस के दौरान भी मैंने अपने इस पैशन को कंटिन्यू रखा, और मैं जहाँ पे भी मुझे मौका लगता था या कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी, तो मैं उसको अपनी वैल्यू एडिशन, यानी कि मैं अपने को इम्प्रूव करने के लिए वो चीज़ सीखने की कोशिश करता था। जैसे मैंने आर्मी सर्विस के दौरान ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, और मैं बॉम्बे में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने एक एक्टिंग कोर्स अनुपम खेर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक पार्ट टाइम कोर्स किया, और फिल्म मेकिंग कोर्स भी किया, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था इस फील्ड में। और उसके बाद लिखने का शौक़ जो था वो मेरा बचपन से था, और धीरे धीरे कंटिन्यू करता रहा मैं उसको। और जब मैं सेना से निवृत्त हुआ तो मुझे लगा कि मुझे अपने इस क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना चाहिए, और मैंने फिर थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जिससे मैंने एक्टिंग में कदम रखा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं अपने एफर्ट्स करता रहा, और मुझे कुछ फिल्म्स, कुछ वेब सीरीज़, म्यूज़िक वीडियोस और एडवर्टाइजमेंट्स, एक शॉर्ट फिल्म, ये सब मुझे करने का मौका मिला, और मैं धीरे धीरे अभी सीख रहा हूँ इस विधा को। और राइटिंग में भी मैं स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है, मेरा ब्लॉग है, मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ रेगुलरली न्यूज़पेपर के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन देती हैं। तो इस सेकेंड इनिंग्स में मुझे ये सब करने में बहुत अच्छा लगा। हमने सुना है अ सोल्जर नेवर रेस्ट, है ना? तो सैनिक जो है कभी आराम नहीं कर सकता, तो ये उसका भी आउटकम है उस तरीके से अगर देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल, जनरली ऐसा होता है, रिटायरमेंट का मतलब लोग समझते हैं कि
अब रिटायर हो गए हैं तो आराम करेंगे और ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी मैं उतना ही बिज़ी हूँ और मैं 1 दिन पहले ही मैं अगले दिन के पूरा प्लान करता हूँ कि मुझे क्या-क्या मेरा आगे का प्रोग्राम है अगले दिन का, क्या मुझे करना है। मुझे बहुत कुछ लिखना है क्योंकि समय कम होता है, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं और लगता है कि अभी ये मौका मिला है क्रिएटिविटी के तो फील्ड में, तो सब कुछ करने का मन करता है। मुझे अच्छा राइटिंग करने का मन करता है, मुझे पेंटिंग बनाने का मन करता है और मुझे थिएटर करने का मन करता है। तो मैं उस सारे फील्ड के सारी जो चीज़ें हैं, विधाएँ हैं, सब में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं अपने को बिज़ी रखता हूँ और जब खाली भी होता हूँ, तो भी मैं कुछ नई चीज़ पढ़ रहा होता हूँ या सीख रहा होता हूँ। कहाँ से आँखों में वो चमक पैदा हुई सेना को लेकर कि हाँ, मुझे देश के लिए सर्व करना है? आर्मी बैकग्राउंड रहा आपका इससे पहले या आप पहले थे और किस तरीके से शुरुआत हुई आपके आर्मी में एंटर होने की? खुशी मेरी आर्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरे पिताजी देहरादून में ओएनजीसी में पोस्टेड थे और मैं केंद्रीय विद्यालय एफआरआई का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरे ज़हन में जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी था वो बहुत करीब था। तो हर दिन मैं वहाँ के कैडेट्स को एक्टिविटीज़ करता हुआ देखता था, ट्रेनिंग में जाते हुए या स्पोर्ट्स खेलने के लिए जा रहे थे। तो वो हमें बहुत मोटिवेट करता था, इंस्पायर करता था और मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं भी एक दिन इनकी जगह पे ट्रेनिंग कर रहा हूँगा। लेकिन जो सपना होता है जब तक आप सपना नहीं देखोगे आप उसको पूरा ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने फॉर्म भरा, जो कि मुझे लगा कि फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम दे देंगे और बाकी किस्मत बोलिए, थोड़ी-सी मेहनत बोलिए और ईश्वर का और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद। और मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में जब सेलेक्ट हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरे पूरे फैमिली में कोई भी आर्मी से नहीं था। और उसके बाद फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के बाद फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुआ मैं और मेरी पहली पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में हुई, जो कि सबसे ऊंचा बैटलफील्ड माना जाता है वर्ल्ड में। सो वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग। आपने बताया सियाचिन में आपकी पोस्टिंग हुई। सर उस दौरान, क्योंकि हम लोग उस बैकग्राउंड से नहीं है तो हमें पता है कि बहुत बिजी और बहुत टाइट शेड्यूल होता है, लेकिन एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो कुछ ना कुछ होता ही होगा ना कि इंसान बोर होता है। तो आईएमए के दौरान या अपनी पोस्टिंग के दौरान ऐसी क्या चीज़ थी जो आप करते थे और आपको खुशी देती थी अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन द सर्विसेज? ऐसा क्या था कि आप खुद को सेल्फ एंटरटेनिंग जो रहा हो कुछ? जिस करियर में मैं था वहाँ पे काफ़ी हमारा रूटीन बहुत ही पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर में हम थे और वहाँ पे दुश्मन के आमने सामने ही हम डिप्लॉयड थे और लाइफ बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अपने को एंटरटेन करने के लिए मैं संगीत का सहारा लेता था, मैं पोइट्री का सहारा लेता था, कुछ बुक्स रीड करता था। वो काफ़ी सपोर्ट करती हैं आपको ऐसे मुश्किल समय में। और जब आप संगीत होता है तो एनवायरनमेंट लाइट हो जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी क्योंकि हम दुश्मन के साथ वॉर में ही थे वहाँ पे। ये 89 की बात है। लेकिन जब भी खाली समय मिलता था तो संगीत और कुछ अच्छी किताबें वो हमको बहुत इंस्पायर करती थी। क्योंकि सर बहुत बार संगीत को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बता चुके हैं, तो हम सर से 2 पंक्तियां ज़रूर सुनना चाहेंगे सर, प्लीज़। ओके, मैं कुछ पंक्तियां गाता हूँ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत शुक्रिया सर।
अभी जब हम बात करें कि आप अब फिल्मों में एंट्री ले चुके हैं, वेब सीरीज कर रहे हैं, रंगमंच कर रहे हैं, तो क्या कर्नल साहब को शुरुआत से फिल्मों का शौक था या उस तरीके का बैकग्राउंड आसपास रहा बचपन में ग्रो अप होते हुए कि फिल्मों को बड़ा एडमायर किया हो या हीरोज को बड़ा एडमायर किया हो, कैमरे की दुनिया को बड़ा एडमायर किया हो, क्योंकि कहाँ से ये चीज़ आई फिर? एक्चुअली जब मैं छोटा था तो हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट खाली हर हफ्ते एक फ़िल्म ज़रूर हम देखने जाते थे, बिकॉज़ मेरे फ़ादर असम में पोस्टेड थे, तो वहाँ पे ज़्यादा कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता नहीं था। तो वहाँ पे हम फ़िल्म देखने जाते थे, लेकिन बचपन से कुछ अजीब-सी एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे कनेक्ट करती थी फ़िल्म से। मुझे फ़िल्म के सारे गाने याद हो जाते थे, मुझे सारे डायलॉग्स याद हो जाते थे और मुझे फ़िल्म बहुत इंस्पायर करती थी और बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करती थी। तो वो दिमाग में ये शुरू से था कि मतलब जब भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। और मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्कूल में मैंने जैसे नाटक में पार्टिसिपेट किया, ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट किया। फिर आर्मी में जब हम गए तो वहाँ पे एक्टिंग तो नहीं कर पाते थे हम, लेकिन छोटे-मोटे जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या कुछ प्रोग्राम करना होता है तो उस समय हम बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते थे, क्योंकि वो मेरे अंदर वो था, करने का जज़्बा था। तो ये सब करते हुए जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मुझे लगा कि हम सबको एक ही जीवन मिला है और हमको अगर कुछ अलग करना है तो उसको करना ज़रूरी है। सिर्फ पैशन फॉलो करना या अपने जो आपको मन कर रहा है वो फॉलो करना बोलने से नहीं होता है, आपको करना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मैं जिस कैरियर से आता हूँ वहाँ पर काफ़ी सीनियर, जूनियर ऑफिसर्स और डिसिप्लिन एंड वो सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन अब जब मैं थिएटर करने लगा हूँ, अब हम कुर्सियाँ भी खुद लगाते हैं और स्टेज पे हम रिहर्सल्स करते हैं और जिसे बोलते हैं रफ इट आउट करते हैं हम लोग। 6-6 घंटे, 4-4 घंटे हम रिहर्सल्स कर रहे होते हैं। इसी तरह शूट्स होती हैं, चाहे वो फ़िल्म की है, चाहे वो वेब सीरीज़ की है। तो उसमें भी यही होता है, आपको बुलाएँगे, अगर 8 बजे बुला लेंगे, कॉल टाइम आपका 8 बजे है, तो शूटिंग हो सकता है सीन आपका शाम को 4 बजे। तब तक आप बैठे हुए हैं, आपका मेकअप हो रहा है, उसके बाद सीन होता है, फिर रात को भी शूट होता है, क्योंकि दोबारा अगर वो सीन ठीक से नहीं हुआ है तो उसको रीटेक्स होते हैं। सो उसमें एक बहुत ईज़ी पाथ नहीं है, उसमें भी आपको एफ़र्ट बहुत लगाना पड़ता है। लेकिन ये एफ़र्ट तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास पैशन हो, आपको करने का अंदर से आपको कुछ करने की इच्छा हो। नहीं तो अगर इच्छा नहीं होगी तो आप थोड़े दिन में ही बोलेंगे कि बहुत मुश्किल हो रहा है और ये मेरे बस का नहीं है, तो मैं छोड़ देता हूँ। थोड़ा मुश्किल भी लगता है, लेकिन कम से कम इस बात की खुशी होती है कि जो पैशन है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। 2 चीज़ें लेते हैं हम एक साथ, सिलेक्ट होना एनडीए के एग्ज़ाम में, आईएमए में पहली दफ़ा एंटर करना और रंगमंच या कैमरे के सामने पहली दफ़ा परफॉर्म करना, कट टू दैट। तो इन दोनों चीज़ों में क्या अनुभव था, अगर आप रिकॉल कर पाएँ, क्योंकि आर्मी वाला तो बहुत पुराना हो गया है मुझे लगता है, लेकिन याद आपको ज़रूर होगा, तो उसे वो कैसा होता है वो एक्सपीरियंस? हाँ, खुशी, जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में मेरा सिलेक्शन हुआ और हमारा जो एसएसबी होता है वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें ही बहुत लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जब मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेंटेंस वो लोग बोलते हैं कि सभी का सामान, जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे एसएसबी के लिए आते हैं, सबका सामान उनकी गाड़ियों में रख देते हैं आखिरी दिन, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है, और उन सबको बोला जाता है कि आप सबका सामान गाड़ी में है। अब जिसका हम लिस्ट में नाम लेंगे जो सिलेक्ट हो गए हैं, उनका सामान नीचे आ जाएगा, बाकी का सामान ऊपर ही रहेगा, एंड दे विल गो टू द स्टेशन एंड दे विल गो होम। तो एक वो सेंटेंस बोलते हैं कि जब हमारा लिस्ट उन्होंने नाम पढ़ा तो उसमें लकीली मेरा नाम था। तो वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि साहब लोग एक तरफ और लड़का लोग एक तरफ। तो जो सेलेक्ट हो गए उनको उस समय से ही उनको साहब बोला उन्होंने। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक सरियल सा एक्सपीरियंस था कि अब हमारा सामान नीचे उतारा गया गाड़ी से और लड़के जो बाकी जो नहीं सेलेक्ट हुए थे
वो गाड़ी में बैठे और वो लोग स्टेशन चले गए और हम लोगों को बाकी फर्दर फॉर्मेलिटीज़ फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन करना और वो और ब्रीफिंग्स वगैरह, क्योंकि उसके बाद हमको मेडिकल्स के लिए जाना था। सिमिलरली जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में जब हम ज्वाइन किया पूना में, तो वहाँ का भी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही सरियल है, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी इटसेल्फ इज़ अ इतना सुंदर उसका आर्किटेक्चर है, वो बिल्डिंग्स इतनी सुंदर हैं और उसकी हिस्ट्री है। उसमें इतने बड़े-बड़े हमारे जितने भी परमवीर चक्रास और बड़े-बड़े जनरल्स सब वहाँ से क्रॉस करके गए हैं। तो जब आप जॉइन करते हो वहाँ पे जाके तो बहुत ही हमको मतलब विश्वास नहीं हो रहा था आँखों को कि हम इतने सुंदर जगह में आ रखे हैं ट्रेनिंग में, जो कि बहुत जल्दी वो सपना हमारा टूट गया, क्योंकि हमको अगली उसी समय से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी और हमको बहुत मुश्किल हुई। कट टू थिएटर उतना ही डिफ़िकल्ट होता है, उतना ही स्क्रीन एक्टिंग या कैमरा फेस करते हो डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ वो अलग कला है और वो अलग फ़ील्ड था, ये अलग फ़ील्ड है। ये भी इसमें भी आपको पूरा अपना हुनर, आपकी कला, टैलेंट को ज़रूरी है उसके लिए, किसी भी चीज़ के लिए टैलेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अगर थिएटर में एक्टिंग करते हो, अगर आप स्टिफ़ हो, अगर आप रिजिड हो, आपके डायलॉग्स डिलीवरी ठीक नहीं है या आपका वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक नहीं है, तो थिएटर में आप लोगों को डायलॉग्स नहीं सुना पाओगे। सिमिलरली फिल्म्स में होता है कि अगर आप कॉन्शियस हो रहे हो कैमरा से और तो आपके साथ जो एक्टर सीन कर रहा है तो आप उसके सीन को भी खराब कर दो, क्योंकि अगर आप नर्वस हो रहे हो या आप फंबल कर रहे हो या आप ठीक से नहीं उसको कर पा रहे हो सीन को, तो उसको सीन को कट किया जाएगा और फिर उसी आपके गलती के कारण किसी और का भी टाइम जा रहा है, उसके बाद सारे यूनिट का टाइम जा रहा है, क्योंकि सब कैमरास लाइट सब लोग खड़े हुए हैं तो रात के 2 भी बज रहे हैं। तो ये आपको करना पड़ता है, डिफ़िकल्ट बहुत है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, चैलेंजिंग लगता है कि वो आप अपने से ही कंपटीशन कर रहे हो। सो आप जब थिएटर में जाते हो पहले दिन तो आपको लगता है कि पहले दिन जो मैंने गलती करी अब मैं वो गलती कभी नहीं करूँगा। सो सिमिलरली एक्टिंग में होता है और अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं, तो मुश्किल दोनों में होती है, बट डिफेंस का अलग ही एक वो नज़रिया होता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ जो होता है वो एक मतलब जान बचाने के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए या देश की रक्षा करने के लिए होता है, तो इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। थिएटर में अगर आप गलती कर दोगे तो उसमें ज़्यादा कुछ इतना नहीं होगा, एक डायलॉग भूल जाओगे तो प्ले चलता रहेगा, क्योंकि दूसरा एक्टर उसको अच्छी तरह कवर अप करेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन लड़ाई के मैदान में या ऐसे सिचुएशंस में आप गलती नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल ही, बिकॉज़ आपके बहुत सारे लोगों की जानें आपके काम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये है, तो दोनों फील्ड ही अपने चैलेंजिंग हैं अपने मायने से। सर, पहला जो आपने कैमरे के सामने रोल अदा किया वो याद है आपको, और वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस था, और दूसरी चीज़ ये कि कौन सा वो रोल था, किसके लिए आपने वो किया? एक मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है 25 दिसंबर को, उसका नाम है 21 जी। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, बिकॉज़ हमारा वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, बिल्कुल। तो मैं पूरा उसमें डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। बट उस पे मैंने जब कैमरा फेस किया, बहुत ही मुझे मेरा सपना सा पूरा हुआ। बहुत थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि हमारे डायरेक्टर जो हैं फ़िल्म के वो श्रीराम राघवन जी हैं, और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही मीनिंगफुल फ़िल्म बनी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो फ़िल्म 25 दिसंबर को आप लोग देखें और खुद ही आप डिसाइड करें कि वो कितना लेबर ऑफ हार्ड वर्क एंड लव है। वो बहुत ही सुंदर पिक्चर बनी है, बहुत सुंदर उसकी रिसर्च हुई है, और फिल्म का नाम जैसे मैंने बताया 21 है, और ये सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जो यंगेस्ट परमवीर चक्र ऑफिसर थे, उनकी बायोपिक है। सर, मिशन कश्मीर और लक्ष्य जैसी मूवीज का कोई रोल है आपके जीवन में डिफेंस तक आपको पहुंचाने के लिए? नहीं, बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मिशन कश्मीर या लक्ष्य पिक्चर जैसे होती है वो बच्चों को या यूथ को बहुत इंस्पायर करती हैं। मैं ज्वाइन कर चुका था और बाद में ये सारी फिल्म्स आई, मिशन कश्मीर भी बाद में आई शायद जी। और लक्ष्य पिक्चर जो थी वो बहुत ही अच्छी तरह बनी थी और उससे बहुत यूथ इंस्पायर हुआ था। तो अच्छी फिल्म्स जो होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 21 जो फिल्म है वो
बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी और हमारे देश को पता चलेगा कि एक सेकंड लेफ्टिनेंट ने कितना अच्छा देश की रक्षा के लिए कितना अपना आहुति दी प्राणों की, और कितना बड़ा काम किया, और वो उसकी ही वो कहानी है, और बहुत सुंदर कहानी कही गई है फिल्म 21 में। आप बहुत जगह जो है अपना टैलेंट, हाथ सब कुछ आजमा चुके हैं, लेकिन एक जो सरियल फीलिंग होता है ना, जैसे मैंने आपसे बोला कि IMA में आपने एंटर किया, उसी तरीके से एक फीलिंग होता है लाइफ में कि हाँ, जहाँ पे आदमी सेटिस्फाई हो जाता है कि अब मैंने कुछ तो कर लिया है। तो जब कैमरे के सामने आप खड़े थे, वो फीलिंग आई अंदर कि हाँ, कुछ तो कर लिया है? एक्चुअली अगर अंदर कुछ करने की ना लालसा या भूख होती है, तो आपको लगता है कि अभी तो बहुत कुछ करना बहुत बाकी है, और कैमरा जब फेस करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत है। अगर इतने बड़े बड़े लोग इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं, तो उन्होंने पूरा अपना जीवन उसमें आहुति दी है, तो हमारे लिए तो बहुत ही छोटा सा ये काम है। तो हमें लगता है कि अभी बहुत काम करना है, और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। अभी तो लगता है कि नहीं, अभी तो शुरुआत है, क्योंकि जब आप दूसरे का भी काम देखते हैं, जैसे हम कंटेंट देख रहे होते हैं, या चाहे OTT में देखते हैं या स्क्रीन पे जाके देखते हैं, बहुत सुंदर लोग काम करते हैं। कई लोग तो बॉर्न एक्टर्स ही होते हैं, ऐसा लगता है कि पैदा ही वो एक्टिंग के लिए हुए हैं। और एक फील्ड से, जैसे मैं आर्मी का हूँ, तो आर्मी से थोड़ा इस फील्ड में आने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि आर्मी हमको डिसिप्लिन सिखाती है, हमको थोड़ा स्टिफनेस हो जाता है, हमको थोड़ा रिजिडिटी आ जाती है। तो वो उसको हमको, अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, तो आपको उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। आपको अपनी रिजिडिटी, आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है, ताकि आप ऐसे अपने को मोल्ड कर सकें कैरेक्टर में या रोल में या थिएटर में, जो भी आप कर रहे हैं। फिर आप दूसरे के जो डायरेक्टर है या आपका को एक्टर है, वो आपको गाइड कर रहा है कि अगर आप इस सीन को अगर आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो बात सुननी चाहिए, सीखनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग सीख कर नहीं आए हैं, हम किसी दूसरे फील्ड में थे। अब अगर हम उसमें हमने कदम रखा है, तो हमको अपने होराइजन को खुला रखना चाहिए, अपने सोच को खुला रखना चाहिए, और फ्लेक्सिबल। सर, आर्मी में जब आपने अपनी सेवाएं दी, अलग अलग जगह जाकर, अलग अलग पोस्टिंग में, तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है बीइंग अ आर्मी पर्सन? व्हाट इज समथिंग जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, या जो फिल्मों में भी उस तरीके से नहीं दर्शाई जाती है? तो सबसे पहले, जैसे हम लोग फील्ड एरियाज में रहते हैं, और स्पेशली ऑपरेशनल एरियाज में, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर है, या जम्मू एंड कश्मीर में जब हम राष्ट्रीय राइफल जैसे यूनिट्स में होते हैं, जहाँ पर हमारा मेन टास्क होता है जो मिलिटेंट्स जो हैं वहाँ पे, जो मिलिटेंसी है या टेररिज्म है, उसको रोकना। तो उस समय हमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। वहाँ पे हमारे ऑपरेशंस होते हैं, हमारे जो ट्रूप्स होते हैं वो रात भर ऑपरेशंस में रहते हैं, 2-2 दिन, 3-3 दिन। अगर एनकाउंटर शुरू हो गया, मिलिटेंट्स ने फायर कर दिया, तो फिर हम लोग उनको कॉर्डन करते हैं, फिर वो सर्च करते हैं, फिर वो कम से कम 2 या 3 दिन का ऑपरेशन चल जाता है। आप सोचिए 72 आवर्स आप बिना खाना खाए, बिना सोए। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क होता है। और लेकिन हमारे जवान्स और हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो बहुत ट्रेंड होते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही ऐसे दी जाती है कि आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी। आप ट्रेन ही इसीलिए हो रहे हैं कि किसी दिन आप फायरिंग होगी आपके ऊपर और आप मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करोगे। फिर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन सिमिलरली मेरे साथ आई नागालैंड में। आई वाज पोस्टेड देयर। तो वहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे उनके साथ हमारा इनकाउंटर हुआ। काफ़ी वो लोग फेरोशियस होते हैं, जो NSCN ग्रुप जो था उनके साथ हुआ। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन हमारे जवान जो होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं, वो उसको हैंडल कर सकते हैं। फिर मेरे को सौभाग्य मिला यूनाइटेड नेशंस में सर्व करने का। मैं गया था, कॉन्गो कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में जी। वहाँ पर मैं यूनाइटेड नेशंस का पीस एनफोर्समेंट यूनिट में गया था मैं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के जो एयरपोर्ट था उसकी सिक्योरिटी था, और मैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट का कमांडर था। और बहुत रिस्क था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के जो अफ्रीकन जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो बेसिकली उनके टेररिस्ट हैं, वो उस एयरपोर्ट को कैप्चर करना चाहते हैं। और हम
उसको डिफेंड करना है हमें। तो वो हमको पूरी रात हम लोग उसमें मतलब जागे रहते थे कि कोई थोड़ी सी भी हरकत हो रही है या कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है तो हमको लगता था कि कहीं वो वहाँ के जो नेगेटिव फोर्सेस है वो हमारे ऊपर अटैक तो नहीं कर रहे। सो वो सारी चीज़ें हुई, प्लस वर्ल्ड आर्मीज़ के साथ वहाँ पे इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो वो डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि लैंग्वेज का होता है और उनके काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। साउथ अफ्रीकन यूनिट थी, यूरुग्वे की यूनिट थी, फ्रांस की यूनिट थी, कनाडा की यूनिट थी। अब उनके साथ इंडियन आर्मी की भी यूनिट्स हैं और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट होता है इंटीग्रेशन में, लेकिन बहुत सीखने को मिलता है और इंडियन आर्मी वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज़ इन द वर्ल्ड है, क्योंकि हमारे जवान्स और हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो इतने अच्छे ट्रेंड होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं। बिल्कुल। जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो एक चैलेंज जो है, जो आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ में अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, होता है इमोशनल चैलेंज। क्योंकि जब वॉर चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है, आपके इर्द गिर्द के जो साथी जिनके संग आप बैठकर खाना खा रहे थे उनमें से कोई चला जाता है, कोई वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आप लोग किस तरीके से अपने आप को हैंडल करते हैं? और इस तरीके की सिचुएशन अगर आपके संग हुई है कि आपका कोई दिल अजीज जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गया, तो उस चीज ने आपको एज अ रंगमंच पर्सनालिटी कैसे हेल्प किया ग्रूम अप करने पे व्हाइल डीलिंग विद योर इमोशनल सीन्स? और तो जैसे आपने इमोशनल उसमें बताया कि किस तरीके से कौन से जोन में होते हैं हम लोग, तो जैसे मैं सियाचिन ग्लेशियर की बात बताऊंगा कि जब हम वहाँ पे पोस्टेड थे तो वहाँ पे हमारी यूनिट में ही कई बार हमारी कैजुअलिटी होती थी। वहाँ पे एनिमी से तो लड़ रहे थे लेकिन वेदर से भी लड़ना पड़ता था वहाँ पे। सो हमारे कुछ जवान्स, कुछ ऑफिसर्स, वो उनको वेदर से फिजिकल एलिमेंट हो जाती है, उनको पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, उनके लंग्स में पानी भर जाता है, ब्रेन में पानी भर जाता है, क्योंकि वो इतनी रेयरिफाइड ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पर। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो सिचुएशन। साथ में फिर आपके होते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नहीं होते हैं आपके, क्योंकि वो उनको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, वेदर ख़राब हो जाता है और उनको इवैक्यूएट नहीं कर सकते हेलीकॉप्टर में, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है वहाँ पे हेलीकॉप्टर के बिना, तो मतलब पैदल नहीं जा सकते हैं क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर इज़ लाइक दैट। सो आपको हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करना है लेकिन वेदर ख़राब है। सो इस तरह से हमारे कुछ जवान जेसीओज़, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनकी वो वीर गति को प्राप्त हुए और जो हमारे साथ काम कर रहे थे, तो हमें वो इमोशनल सेटबैक तो बहुत ज़्यादा होता है। वो कई दिन क्या कई सालों तक वो आपकी मेमोरी में रहता है, आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। लेकिन आपकी ट्रेनिंग ऐसे होती है, आप ऐसे कैरियर में हैं तो आप उसमें वीक नहीं हो सकते हैं। आपको फिर से दूसरों को इकट्ठा करके मोटिवेट करना है कि ये लीडर का काम है और वो करना पड़ता है। हमारे एनकाउंटर्स होते हैं, साथ में आपके गोली लग जाती है किसी को, तो आप उसको तो कोशिश करते हैं लेकिन उसको तो लग गई है, लेकिन जो बाकी है अब उनको आपने बचाना है, उनको मोटिवेट करना है ताकि वो आप दुश्मन को फिर से ओवरवेल्म कर सकें। तो वो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ट्रेनिंग अच्छी मिलती है तो इमोशनल सेटबैक को हमको पीछे रखना पड़ता है और आगे अपना काम आगे बढ़ाना पड़ता है। इमोशनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं आप, थिएटर से कनेक्ट की, तो यस, जब भी आप फिल्म में या थिएटर में एक्टिंग करते हैं, अगर कोई इमोशनल सीन आता है तो आप अपने ही रिजर्वायर में से, अपने एक्सपीरियंसेस में से आप उसको निकालते हो। अगर कोई विरह का सीन है या कोई दुख का सीन है या कोई ऐसा आपको इमोशन दिखाना है जिसमें कुछ आपको लॉस हुआ है, तो आप उस लॉस को दिखाने के लिए आप अगर उस सिचुएशन में जाना चाहते हो तो आपको निकालना पड़ेगा अपनी इमोशनल मेमोरी से निकालना पड़ेगा। तो वो उस समय जब आप वहाँ पे वो सोचते हो तो आपको वो फीलिंग आती है और फिर वही फीलिंग अगर आप उसको स्क्रीन या थिएटर पे करते हैं तो वो परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, दिखती है और नेचुरल लगती है। आपने बोला बचपन से आपको लिखने का भी शौक रहा, आपने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, लेकिन जब हम स्क्रीन प्ले राइटिंग कहते हैं तो बिल्कुल इन दोनों विधाओं से अलग हो जाती है। तो स्क्रीन प्ले जब आपने लिखा, आपने बताया, तो कैसे उसकी शुरुआत हुई और क्या वो इर्द गिर्द ताना बाना बुना आपने कि इस पे लिखा जाए और इस तरह से लिखा जाए? एक्चुअली ये जब मैं कश्मीर में पोस्टेड था तो मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो कि मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी कहानी बन सकती है और उसको अगर हम
दूसरों को सुनाएँ तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी और बहुत इंट्रिगिंग कहानी है। तो वो अभी तक मैंने ऐसी कोई कहानी सुनी नहीं है या देखी नहीं है स्क्रीन पर डिफेंस रिलेटेड। जी। तो मैंने सोचा कि ये कहानी मेरी है तो मैं लिखता हूँ। तो मैंने पहले कहानी लिखनी शुरू करी, फिर मुझे लगा कि या तो मैं इसका नॉवल लिख सकता हूँ या मैं उसका उपन्यास लिख सकता हूँ या मैं इसको एक फ़िल्म के तौर पे लिख सकता हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने एक स्क्रीन राइटिंग कोर्स, ऑनलाइन कोर्स मैंने जॉइन किया ताकि मुझे उसकी टेक्निकल चीज़ें पता चल जाएँ और फिर मैंने स्क्रीन राइटिंग शुरू करी और वो सीन बाय सीन होता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है और बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है वो। आप उसको पहले उसका सिनॉप्सिस, लॉग लाइन होती है, फिर सिनॉप्सिस होता है, फिर आप उसको सीन वाइज़ लिखते हैं और उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग, पहले कैरेक्टराइज़ेशन करते हैं, आपके प्राइमरी कैरेक्टर कौन है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स कौन से हैं और फिर कैरेक्टर के आर्क कैसा है उनका, फिर आप उसको धीरे-धीरे उसकी स्टोरी को सीन्स में कन्वर्ट करते हैं और वो जब सीन कन्वर्ट होते हैं तो वो उसको स्क्रीन प्ले बोला जाता है। उसमें और भी डिटेलिंग्स आती हैं जिसमें इमोशंस का एक्सप्लेनेशन होता है या कैमरा के एंगल्स का एक्सप्लेनेशन होता है या लोकेशंस का एक्सप्लेनेशन हो सकता है उसमें कोई अंत नहीं होता। अगर आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हो उसमें आप जितनी डिटेलिंग्स करोगे उतना ईजी हो जाता है। जो भी फिल्म बना रहा है उसको देखकर, पढ़कर उसको समझ आ जाता है कि इसकी फिल्म में बहुत ज़्यादा होमवर्क कर रखा है उसने। जी। तो बहुत आसान हो जाता है वो काम करना। सो स्क्रीन प्ले मैंने एक लिखा है और मैं उसको चाहता हूँ कि उस पर एक अच्छी सी कहानी बने और दर्शकों तक पहुँच पाए। जो पहला रंगमंच परफॉर्मेंस था, थिएटर जो आपने किया, वो कहाँ किया, कब किया और कौन सा वो नाटक था जो आपने परफॉर्म किया? सबसे पहले आर्मी से जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, अभिनय कल्चरल सोसाइटी, और उसमें मेरा पहला प्ले जो था वो गिरीश कर्नाड का प्ले है शादी का एल्बम जी। और वो एक सोशल ड्रामा था और उसमें मुझे फादर का रोल मिला जिसमें पूरी कहानी जो है फादर और उसके दो बेटियां हैं और एक वाइफ है, तो उसके इर्द गिर्द घूमता है, बेटी की शादी होने वाली है। तो इस तरह की कहानी थी और वो सोशल ड्रामा था, बहुत ही अच्छा गिरीश कर्नाड ने लिखा था। इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्ले। अब हम आते हैं कट टू आपका सिलक्यारा टनल पे आपने एक प्ले किया जिसमें आपने अभी हमारे जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी किरदार अदा किया। उसका क्या एक्सपीरियंस था, उसके बारे में थोड़ा हमें जरूर बताइए। बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक नाटक की परिकल्पना हो रही थी और ये सिलक्यारा का जो इंसिडेंट हुआ था 2023 में नवंबर में हुआ था शायद। तो 17 दिन हमारे 41 मजदूर जो हैं वो टनल के अंदर फंसे रहे जी। और फिर वो 18वें दिन उनको रेस्क्यू किया गया और उसमें से 41 के 41 जिंदा बाहर आए। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा रेस्क्यू मिशन था, इनफैक्ट वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट रेस्क्यू मिशंस माना जा सकता है, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे ऑक्सीजन अंदर नहीं है, वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ पे खाना नहीं है, वहाँ पे क्या हालत है उन 41 मजदूरों की, उनकी मोटिवेशन, उनके स्पिरिट्स, उनके इमोशंस, वो बहुत डिफ़िकल्ट था। और तो इसकी एक कहानी परिकल्पना की जा रही थी कि एक प्ले, एक नाटक इसकी परिकल्पना हो रही थी और मैं लकी रहा, मुझे उसमें जाने का मौका मिला। सारे कलाकार आए थे, उसमें से सिलेक्शन होना था कि कौन क्या बनेगा क्या है। तो शुरू में कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने बोला कि आप सारे रीडिंग्स में बैठे, हम सब करते रहे। लास्ट के 10-15 दिन में ही, 10 दिन में ही, 15 दिन में ही रोल हमें डिस्ट्रीब्यूट करे और मुझे पुष्कर सिंह धामी जी का रोल मिला। और हमारे जो डायरेक्टर थे स्वर्ण रावत जी। वो उत्तराखंड के ही हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एल्यूमिनस हैं वो। तो उनके अंडर में ये प्ले हुआ, उन्होंने डायरेक्ट किया, बहुत ही अच्छा प्ले बना और मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। और हमारे पहली परफॉर्मेंस में सीएम पुष्कर सिंह धामी जी खुद आए थे वो देखने के लिए और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया स्टेज पर आकर और हम लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें मोटिवेशन मिला थिएटर में और सीखने को भी बहुत मिला। उसमें इतने अच्छे कलाकार थे, इतना अच्छा
इमोशनल स्टोरी को उन्होंने वीव किया, हमारे स्वर्ण रावत जी ने, डॉक्टर स्वर्ण रावत। तो उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और ये कैरेक्टर मुझे लाइफ टाइम का ही कैरेक्टर मिला था बिल्कुल। बेसिकली। उत्तराखंड में रंगमंच को लेकर क्या सोचते हैं आप कि क्या सुधार और होने बाकी हैं? खुशी, उत्तराखंड, जैसे मैं थिएटर में अभी नया नया आया हूँ, तो मैं यह देखता हूँ कि देहरादून में और उत्तराखंड में, कुमाऊँ, गढ़वाल, अलग अलग जगहों में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं जो कि चुपचाप काम कर रहे हैं जी। और बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन उनकी अपनी थोड़ी सी इश्यूज ये हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स ये हैं कि थिएटर जो होता है उसको रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, उसमें पैसा नहीं कोई इन्वेस्ट करता है थिएटर को प्रोडक्शन में, और उसको थोड़ा सपोर्ट कम मिलता है। और लोग भी आजकल ओटीटी और मोबाइल्स और नेट और इन सब के उसमें फंस चुके हैं, तो थिएटर में ऑडियंस नहीं मिल पाती है। तो इस तरह का जो हमारी इतनी सुंदर उत्तराखंड की कल्चर है, और जो थिएटर के जो एनवायरनमेंट था इतना सुंदर, 47 के बाद से ही यहाँ पर इतने अनगिनत लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया थिएटर को थिएटर को बचा के रखा। जी। तो मेरा तो यही मानना है कि थिएटर जो है वो एक्चुअल जो कला है वो थिएटर है। स्क्रीन एक्टिंग जो होती है वो थोड़ा अलग है उसकी विधा, लेकिन जो थिएटर होता है वो उस प्रदेश की या हमें ज़मीन से जोड़ कर रखती है। और इतने अच्छे अच्छे हमारे जो कल्चरल छोटे छोटे कहानियाँ हैं, फोकलोर्स हैं हमारी, तो वो हम उसको रिवाइव कर सकते हैं, चाहे वो जॉनसर बावर की है, चाहे वो हमारी पौड़ी की हैं, चाहे वो हमारे टिहरी के इतने सुंदर सुंदर, कुमाऊँ में कोई अल्मोड़ा का, इतने सुंदर सुंदर हमारे लोगों ने अपने फोक डांसेस हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, और उन सबको थिएटर में उन्होंने मर्ज किया हुआ है। तो अगर हम उत्तराखंड को जब फिल्म फ्रेंडली स्टेट बोल सकते हैं, तो हम थिएटर का हब भी बना सकते हैं, और हमें बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति चाहिए और थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि हमारे जितने भी थिएटर ग्रुप्स हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिले, और उनको फैसिलिटीज़ मिले, लाइक ऑडिटोरियम्स को सब्सिडाइज रेट्स पे रेंट पे दिया जाए, उनको जो सपोर्ट सब्सिडी मिलती है जैसे थिएटर के प्रोडक्शन के लिए, उसमें कल्चरल डिपार्टमेंट जो है वो हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह के जो कि करते हैं, लेकिन उसको और थोड़ा लार्जर उसमें करेंगे तो उत्तराखंड में, इवन मैं तो बोलता हूँ उत्तराखंड में एनएसजी का एक सेंटर बनना चाहिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक सेंटर यहाँ पे बनना चाहिए उत्तराखंड में, और नेशनल लेवल पे यहाँ पर थिएटर का फेस्टिवल होना चाहिए जो कि एवरी ईयर होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि पूरे भारत में उत्तराखंड थिएटर के नाम से जाना जाए, क्योंकि हमारे पास इतनी कला, हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे, एक्टर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। सिर्फ हमारे पास कमी है तो इच्छा शक्ति है कि उनको कोई देखने नहीं आ रहा स्टेज पे, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्रोडक्शन करें और अच्छा प्ले बनाएं। तो मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं खुद उसमें जितना मैं आहुति दे सकता हूँ मैं दूंगा। मैं उसमें थिएटर में एक्टिंग भी करना चाहता हूँ, मैं उसमें प्रोडक्शन भी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर एक पूरा इकोसिस्टम बन जाए, एनवायरनमेंट बन जाए, ताकि हमको सपोर्ट मिल सके, और ऑडिटोरियम जो होते हैं वो उसमें सब्सिडी मिल जाए, रेंटल में 50,000, 60,000, 70,000 अगर आप एक रेंट ले रहे हैं किसी ऑडिटोरियम का, तो थिएटर सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज हमारी उसमें इनकम ही नहीं है। पीपल डोंट कम, वो आते ही नहीं है, ऑडियंस नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उत्तराखंड एक थिएटर का हब बन सकता है, ये मेरा मानना है। यू आर समवन जो कभी सेटिस्फाई नहीं होते, तो हम ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे और हम भी जानना चाहेंगे कि व्हाट इज नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट है, अभी क्या है ऐसा जिसमें और हाथ आजमाना और अचीव करना है? तो मुझे लगता है कि ये एक्टिंग वगैरह जो है वो मैं कर रहा हूँ, थिएटर में कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैं राइटिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, मुझे सिंगिंग में बहुत ज़्यादा पीस मिलती है, मुझे बहुत शांति मिलती है जब मैं गाता हूँ। तो अभी मैं नेक्स्ट में ये चाह रहा हूँ कि मैं मैं जितना मैंने सीखा है स्क्रीन राइटिंग का या राइटिंग का, उसको मैं जो यंग स्टूडेंट्स हैं या यूथ है
उनको मैं गाइड कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अभी आने वाले दिनों में हो सकता है कि मैं कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट करना प्लान कर रहा हूँ कि मैं स्क्रीन राइटिंग की वर्कशॉप्स करेंगे, बेसिक एंड एडवांस। तो ये अभी शुरुआती तौर पे है, मैं उसको प्लान कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं राइटिंग और इसमें थोड़ा और जाऊँ और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। जानना चाहेंगे कि रंगमंच में वो कौन सा मोमेंट था जब आपको बिल्कुल ही उतना प्राउड फील हुआ हो जितना वो आर्मी में वो प्रशिक्षण पत्रों से जुड़ने में या वो मिलने में आपको प्राउड फील हुआ था? थिएटर में क्या होता है, जब आप प्ले कर लेते हैं और आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है या नहीं भी, पूरा जब प्ले खत्म हो जाता है और लास्ट में जब कर्टेन कॉल करते हैं, जब आप सारे एक्टर्स एक साथ खड़े होते हैं और बिल्कुल आप ऑडियंस जब ताली बजा रही होती है और आप बाव करते हैं उनके सामने, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि अप्रैल 2025 में हमने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक प्ले किया, उन्होंने हमें इनवाइट किया था और वो बहुत ही अच्छा प्ले था, इंग्लिश प्ले, हमारा जो लास्ट प्ले था उसका नाम था द माउस ट्रैप। वो अगाथा क्रिस्टी का प्ले था जी। और काफ़ी लंबा प्ले और बहुत ही अच्छा था। लेकिन वहाँ के जो आईएमए में जब हमने परफॉर्म किया, एक तो आईएमए का इतना सुंदर ऑरा है, ऑडिटोरियम इतना सुंदर है, ऑडियंस कैडेट्स सारे बैठे हुए हैं, 1300 कैडेट्स विद फैमिलीज एंड ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। और जब हमारा प्ले ख़त्म हुआ और जब हम कर्टन कॉल हुआ और हम बाव किया उन सबके सामने और जो तालियां बजी, तो वो जो फीलिंग थी, मतलब 1300-1400 लोगों की तालियां, तो उसी समय आपको वैलिडेशन मिलता है आपके प्ले का और वो बहुत अच्छा लगता है। और वो फीलिंग आई कि हाँ, मैं मतलब राइट जा रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे खुशी मिल रही है और जो मैंने किया वो उसके लिए, मतलब एज अ टीम हम लोगों ने बहुत अच्छा वो परफॉर्मेंस हुआ था हमारा, तो वो बहुत ही हमें खुशी मिली और वो इंस्पिरेशन, वो अवार्ड की तरह ही है हमारे लिए। सर, आपकी लाइफ में एक इंस्पायरिंग फिगर कौन रहा? बहुत मतलब शॉर्ट तरीके से आप इसे बता सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस पे आपको इंस्पायर करते हैं लोग। जब आप स्कूल में होते हैं, आपका कोई बहुत अच्छा टीचर होता है, वो इंस्पायर कर रहा होता है। लेकिन जब मैं आर्मी में था तब मुझे फील्ड मार्शल मानेकशॉ बहुत इंस्पायर करते थे। उनकी जो टेल्स, फोकलोर्स थी और 71 वॉर के एक्सप्लॉइट्स थे और वो उनकी जिस तरीके से उनका जो कैरिस्मा था, वो हमको बहुत इंस्पायर करता था। इनफैक्ट अभी भी मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही और भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स ऐसे ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के हों, तो बहुत ही इंस्पायरिंग होता है वो सारे यंग ऑफिसर्स के लिए और आर्मी एज अ होल के लिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सटीक और सही इंसान हैं, दोनों जनरेशन के लिए, जो लोग रिटायर हो गए हैं उनके लिए भी और द यंग कैडेट्स जो ट्राई कर रहे हैं टू एंटर इन आर्मी, तो दोनों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी जो इसे देख रहे हैं? सबसे पहले मैं यूथ के बारे में बोलता हूँ। बिल्कुल। मैं बहुत पढ़ता हूँ आजकल जेन जी के बारे में, ठीक है, तो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो जेन जी है या हमारी जो नई जनरेशन है या जो हमारा यूथ है जी, वो हमसे बहुत एडवांस है, वो हमसे बहुत इवॉल्व्ड है जी, और उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, उनको हमसे ज़्यादा समझ है। जी, और सिर्फ ये बोलना कि वो यंग है इसलिए उनको मतलब हम उनको तजुर्बा नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है। उनको समय से तजुर्बा भी आएगा, बिल्कुल। वो जो भी काम करेंगे उसमें उनको तजुर्बा आएगा। पर अपब्रिंगिंग, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, उनकी मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी है, उनको बहुत नॉलेज है और मैं चाहता हूँ कि और ये यूथ जो है आर्मी में जाने के लिए इतना तत्पर है। एग्ज़ाम जब हमारे होते हैं डिफेंस फोर्सेस के किसी भी लेवल के हों, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कंपटीशन, इतना ज़्यादा होता है कंपटीशन कि बहुत जो बच्चा सेलेक्ट होता है ही इज़ वेरी लकी एक्चुअली। और ज़रूरी नहीं है कि वो जो दूसरे थे वो इतने अच्छे थे या नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। दे जस्ट गॉट अ बिट अनलकी और वो मेरिट के हिसाब से होता है, कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं इसलिए वो रह जाते हैं। अदरवाइज हमारा जो यूथ है वो बहुत ही होनहार और एंटरप्राइजिंग है एंड फ्यूचर इज़ इन वेरी ब्राइट हैंड्स
मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमारा जो यूथ है, इतना इंडिया का यूथ बहुत पढ़ा लिखा समझदार है और वो डिफेंस फोर्सेस में जाने को भी तत्पर है और हर जगह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो आईटी वर्ल्ड है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस है या बाकी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज मेरे खुद माई चिल्ड्रन आर डूइंग वेल बिकॉज दे आर इन कॉर्पोरेट और दे आर इन आई टी वर्ल्ड। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिकॉज हमारा यूथ बहुत अच्छा है। और दूसरा, मैं अपने कॉन्टेम्परेरीज जो हैं मेरे साथ, उनके बारे में बताता हूँ कि रिटायरमेंट कोई बीमारी या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेज ऑफ लाइफ है, बिल्कुल। ठीक है। और रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ आपका बंद हो गया और अभी आपको आगे कुछ लुक फॉरवर्ड नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब स्टेज है लाइफ की। आप रिटायर हुए हैं तो ये एक सेंटेंस हमारे तरफ बोला जाता है कि रिटायर नहीं होता, उसको बोलते हैं री अटायर्ड। री अटायर्ड मतलब आपने नए कपड़े पहने जी, ठीक है। तो आपने यूनिफॉर्म उतारी, अब आप सिविल स्ट्रीट्स में हो, आप अपना कंट्रीब्यूशन जो आपने सीखा है, जो नॉलेज है आपके पास, जो आपके पास तजुर्बा है, आप उसको शेयर करो, आप उसको यूथ तक पहुंचाओ या आप ऐसा काम करो जिसमें आपको खुशी मिले। आप अपने हॉबीज़ परस्यू करो बिकॉज पूरी ज़िंदगी क्या होता है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे वो जॉब की है, चाहे वो फैमिलीज़ की है, उसमें लगे रहते हैं। अब आपको मौका मिलता है कि आप अपना, किसी को राइटिंग का शौक है, किसी को गाने का शौक है, किसी को पेंटिंग का शौक है, जो आपको खुशी दे रहा है जी, तो रिटायरमेंट के बाद वो आपको आपका रेलेवेंस बना रहना चाहिए, बिल्कुल अप्रोच ठीक रहेगी। जी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के थैंक लिए। यू खुशी, आपने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच टू हमारा उजाला ग्रुप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।